नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी को स्टॉक मार्केट ही कहते हैं, उस सेक्टर को कहते हैं स्टॉक मार्केट की किंग वाले सेक्टर, जो कामकाज करती है ब्रोकिंग का। और ब्रोकिंग के जो के अलावा की बात किया जो चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हो या फिर कह सकते हैं एज ए ऑपरेटर के तौर पे भी कंपनी कई बार कामकाज करती है। ये कंपनी की बात कर रहा हूँ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड की। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड में आखिर कितनी गिरावट आएगी, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिन निवेशकों ने यहाँ पे पैसे अपने लगा के रखे, उनकी लगातार शेयर की वैल्यूएशन में कमी दर्ज करती जा रही है। आखिर कब तक, सवाल यही है। चाहे वो पिछले 1 साल की आप चार्ट ग्राफ को देखें, पिछले 5 साल के चार्ट ग्राफ को देख के ये लगता है कि मार्केट में जो परसेंटेज ऑफ गेन हुआ था लास्ट 2 सालों से, वो वहीं पे आके अटकी पड़ी देखने को मिलता है। क्या कहती है इस कंपनी को लेकर के, जिस कंपनी की बात किया जाए तो आजकल एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा टॉपिक बना हुआ है। और एल्गो ट्रेडिंग को लेकर यहाँ पे देखा जाए, ये अपनी कहती है हम जो है एल्गो ट्रेडिंग के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऐसा इन्होंने जिक्र किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ। इन्वेस्ट इन द फ्यूचर एंड द ट्रेड विद द शेयर इंडिया, और यानी जिक्र करती है हैशटैग के साथ। तो शेयर इंडिया एक ब्रोकिंग फर्म है, जो साथ में अब चाहे फाइनेंशियल सर्विस सपोर्ट की बात करा किया जाए या फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस या पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज, 30 साल का एक्सपीरियंस है। 13,400 प्लस कहते हैं कि जो एवरेज डेली टर्नओवर करोड़ों की बात कहती है। जो सीजीआर है इसका, वो 52% के आसपास है। मार्केट शेयर ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के यदि देखा जाए तो 5% के आसपास इनकी जिक्र करती है। और शेयर इंडिया के बारे में कुछ और बात किया तो ट्रेडिंग इन स्टॉक, इन्वेस्ट इन द आईपीओ, इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स और इन सब चीज़ों को लेकर कंपनी का कामकाज रहा है, जो कि इनकी बिजनेस मॉडल का है। बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, चाहे वो ब्रोकरेज कैलकुलेटर हो, इन्वेस्ट डिविडेंड टिल्ट कैलकुलेटर हो, ये सब सीजीआर कैलकुलेटर हो, ऑप्शन ये सारे जिक्र करती है। आखिर ये भी जिक्र करता है कि सब ये अपनी बिजनेस को लेकर कहती है आखिर शेयर इंडिया ही क्यों। ये कहती है अपनी जहाँ पे पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो, आजकल एल्गो ट्रेडिंग की सिचुएशन चलती है। और आजकल ये कहती है कि यहाँ पे चाहे वो स्मार्ट इंटरफेस की बात किया जाए, स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग सिस्टम को लेकर देखा जाए, और काफ़ी सारे इनके पास प्रमोटर्स और बाकी जो कस्टमर बेस भी जिक्र करते हैं उनका, उन्होंने एक डेटाबेस यहाँ पे साझा करके रखा है। चलिए, ये तो हमने बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश किया। यदि हम मार्केट की रेस में चलते हैं तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि अभी रिसेंटली यदि आप हायर से लेकर के इस पोजीशन को देखें तो बहुत ज़्यादा कट देखने को मिला। सोचिए, स्टॉक की प्राइस किसी टाइम में करीब 350 से ज़्यादा हुआ करता था, वो आजकल टूट के 200 के आसपास आके अटकी पड़ी है। तो क्या चिंता बनती नजर आती है? क्या लगातार मार्केट में बिकवाली का प्रेशर है? आखिर करे तो करे क्या? देखिए, यदि कंपनी की आप उस बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो कहता है कि अभी बिजनेस से कंपेयर करते हैं मार्केट को तो 193% की उछाल क्रिएट करता है बुक वैल्यू से, जबकि आज भी इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इतनी ज़्यादा बुल है कि सोचिए ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। कहाँ स्टॉक की प्राइस ये कहाँ 200 के आसपास आके अटकी पड़ी है, लगातार 52 वीक का जो लो है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो फिर आखिर जो भी लेता है उनके लिए वो एक चिंता का विषय बन जाता है। उस सिचुएशन में केवल एक ही रास्ता होता है, जब मार्केट लगातार गिरती हो तो उसका एक ही सिचुएशन है कि या तो एसएल के साथ निकलना बेहतर है, या फिर आगे चल करके 2 4 5 साल के बाद जब मार्केट एक पिक पे आएगा या साल भर के बाद, तब मार्केट से बेहतर निकलना बेहतर है। तभी तो मार्केट में लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ भी गिरावट दर्ज किया था, बट जो परसेंटेज ऑफ गिरावट रहा वो पिछले पीरियड के मुकाबले काफी ज्यादा हैवी देखने को मिला। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक अभी भी ये कह सकते हैं कि 20% अंडर वेटेज की बात कहती है। करीब करीब कंपनी 25% की सेविंग करती है ओवरऑल इनकम को लेकर के, जनरेट सेविंग को लेकर के। आरओई आरओसी की आंकड़ा 30 से लेकर 38% तक रिटर्न क्रिएट करती है, जो कि इनकी यूटिलाइजेशन की बात कहती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, प्रमोटर का कंट्रोल करीब 48%। और सबसे बड़ी डिमेरिट है, जो स्टॉक मार्केट के खुद ही ट्रेडर हैं और खुद इसमें ब्रोकिंग और बाकी सब चीज़ों में डील करती है, उनकी 48% की होल्डिंग का 40% होल्डिंग उन्होंने प्लेज करके रखा। ये कौन सा टेक्निक है, मुझे समझ में नहीं आया। अर्थात यहाँ पे
प्रमोटर्स को शायद खुद की कंपनी पर भरोसा नहीं है या कुछ उस पैसे से लगता है कि स्टॉक ही ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इस कंपनी के पास यदि हम चर्चा करें, जो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को यदि दिसंबर तक की डेटा को देखते हैं तो कंपेयर करने के लिए वाई के मुताबिक मार्केट में गिरावट रही। क्यू और क्यू के बाद बेसिस पे मार्केट में एक लंबी गिरावट दर्ज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बहुत ज़्यादा कट देखने को मिला, जहां 49% हुआ करता था और टूट के 38% पे आ जाती है। जो प्रॉफिट का नंबर था वो बहुत बड़ा गिरावट के साथ देखने को मिला। कह सकते हैं करीब करीब 30% के आसपास गिरावट दर्ज करती है। 30-35 कह सकते हैं, 115 का यदि हम निकालते हैं 35% के आसपास, तो नियरली उतने के आसपास यहाँ पे गिरावट दर्ज करती है। नेक्स्ट सिचुएशन कहता है कंपनी में आज भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी दर्ज करती है, जो कि अदर्स ऑफ इनकम से कंपनी जनरेट नहीं कर पाती। बट सीजीआर के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वो बनती देखी गई, तो वहाँ पे प्रॉफिटेटिज का नंबर भी रहता है। तो लेकिन स्टॉक प्राइस लगातार इनमें गिरावट रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% तक रिटर्न क्रिएट करने की बात कहती है। तो पीयर्स जो कि बाकी कंपनियां हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, ऐसे सिक्योरिटीज, एंजल वन और न्यूवामास हेल्थ वेल्थ जैसे बड़ी दिग्गज कंपनियां भी हैं, वहाँ पे शेयर इंडिया की हम बात करें तो आज भी इनके वैल्यूशंस जो हैं नियर अबाउट सेम है जितना कि मोतीलाल ओसवाल का है। बट यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखते तो आज बिल्कुल ही सस्ता रेटों में देखने को मिलता है। इंटरसेक वैल्यू से बिल्कुल कह सकते हैं कि अंदर वैल्यूड की श्रेणी में दर्ज करती है। जो निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है इस कंपनी में, वो कहता है कि यहाँ पे डिमेरिट की बात ये थी कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था वो थोड़ा सा कम था, और उसमें भी प्रमोटर ने अपनी सारे के सारा ज़्यादातर होल्डिंग को 40% को 48% की होल्डिंग में 40% होल्डिंग प्लेस करके रखा है। ये एक चिंता की बात रहती है। 25% की सेविंग करती है, जबकि इससे दिग्गज कंपनियों में कभी इससे ज़्यादा भी कमाई होती है, जबकि मोतीलाल ओसवाल 35% की सेविंग करती है। ये उनका पहलू था। जबकि कंपनी में एक चीज़ और देखा जाए, यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश किया जाए तो करीब 70,000 से ज़्यादा निवेशक हैं। और कंपनी की यदि हम बात करें, जहाँ प्रमोटर पे जो जो होल्डिंग है उसके अलावा जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें ज़्यादातर जो नाम शामिल करता है, कंपनी का नाम ही शामिल करता है। इनके कंपनी में ज़्यादातर या तो अब इनकी इंट्रा कंपनी है या कोई आउटसाइडर कंपनी है, जहाँ पे बड़ी-बड़ी नाम शामिल करती है। 3%, 1%, 2% की होल्डिंग के साथ देखने को मिलता है। कुछ इंटरकनेक्टेड कंपनी भी है, जिसमें कि शायद एक ट्रेडर और भी है, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका काम भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखा गया कल में 70 हज़ार के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में। रिसेंटली जब इनका अपडेट आया था, उनको लेकर के इन्होंने जिक्र किया है कि क्या इनका फ्यूचरिस्टिक्स कुछ प्लान है कि नहीं है। क्या प्लान है इनको लेकर के, तो उन्होंने जिक्र किया कि वाई वाई के बेसिस पे इनका जो ग्रोथ था रेवेन्यू में 8%, वहीं इबिटाज के 25%, वहीं चाहे वो नेट प्रॉफिट है उसमें 29% का आंकड़ा है, जो लगातार गिरती देखने को मिलता है। वहीं 9 मंथ की ग्रोथ को लेकर कहते हैं कि रेवेन्यू तो हम ग्रो कर पाए, लेकिन यदि नेट प्रॉफिट की बात किया है तो नॉमिनल गिरावट रही, और जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था उसमें भी 14 रुपये तक की आसपास बात कहती है। फाइनेंशियल की हाईलाइट, फाइनेंशियल हाईलाइट को लेकर देखा जाए तो इन्होंने जिक्र किया, जहाँ पे इनकी जो इनकम पोर्शन था उसमें गिरावट रही पिछले पीरियड के मुकाबले, तो उन्होंने चार्ट लेवल पे ऐसा समझाने की कोशिश किया। जबकि यदि उनकी वाई की डेटा को देखते हैं, ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 8% गिरता देखा देखा गया। विटाज मार्जिन में 24%, तो अदर जो प्रॉफिट मार्जिन में करीब 28% के आसपास आंकड़ा को हिलाती देखी गई। यदि इनकी आप देखेंगे कंपनी को, तो ये शेयर इंडिया कहती है, यदि जो एमएसई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट की यदि बात किया जाए, तो कंपनी कहती है कि शेयर इंडिया जो है वो इसके अलावा ज़ीरोधास हो, ग्रो हो, या जो सिक्योर्स आरसीएस हैं, एमएसई है, जहाँ पे इन्हांसिंग द लिक्विडिटी एंड द ट्रेडिंग वैल्यूएशन की बात किया जाता है। तो ये कुछ इनका जो है डेटाबेस की बात कहती है। ऐसे कहती हैं कि इन्वेस्टमेंट रेशनल को लेकर के जहाँ पे जिक्र करती है, ऑपरेशनल हाइलाइट को लेकर जिक्र करती है, जो इनका कुछ जो पोजीशंस था उसमें ग्रोथ था, तो कुछ में लगातार गिरावट था। जो इनका कारोबार था उसको लेकर कहती है, जो चाहे वो ब्रोकिंग ऑफ इक्विटी एंड एफएनओ का हो, चाहे वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसर्च हो, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पे देखा जाए, या फिर बिजनेस एंड सब्सिडरी के साथ जो कामकाज करती है, इसमें कि इक्विटी ट्रेडिंग हो, इंश्योरेंस ब्रोकिंग हो, एनबीएफसी हो, इन्वेस्ट बैंकिंग हो, एल्गो ट्रेडिंग सेटअप की बात किया जाता है।
ये सारी चीज़ों को लेकर के जबकि इनके एंटिटीज़ के अंदर बात देखा जाता है कि शेयर इंडिया एल्गो प्लस आजकल एक नया कंपनी बना रखी है। इसके अलावा एल्गो फिनकैप्स हैं, शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस हैं, एल्गो ट्रेडिंग है, शेयर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। ये कंपनी ने जिक्र किया कि नेटवर्थ को लेकर करीब 2300 करोड़ के आसपास रही है। क्लाइंट ब्रोकिंग की बात करीब 45,000 से ज़्यादा है। मार्जिन ट्रेडिंग जो भी फैसिलिटी देती है करीब 361 करोड़ की बात कहती है। एनबीएफसी क्लाइंट भी करीब 56,000 से ज़्यादा है। एक्टिव जो म्यूचुअल फंड कस्टमर है वो करीब 9,777 की बात कहती है। डेली टर्नओवर भी अच्छी खासी रही है। जर्नी 1994 से स्टार्ट होकर के इनकी जो स्टार्ट हुई उसमें जो ग्रोथ रेट है उसमें सीजीआर के बेसिस पे कहती है कि रेवेन्यू में करीब 50% के आसपास, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 76% के आसपास लास्ट 5 साल में इनकी ग्रोथ रेट को लेकर जिक्र करती है। ये कुछ पहलू था, हमने इसको समझने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के, जो उन्होंने अपने जिक्र करती देखी गई। जहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात किया जाए जो कि इस पीरियड में तो उन्होंने लोन बुक को लेकर भी जिक्र किया। फाइनेंस चाहे फाइनेंस इनकम हो, ब्रांचेज की बात 75 ब्रांचेज है, नेटवर्थ करीब 121 है कंपनी के पास। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेकर जिक्र करती कि लास्ट जो 9 मंथ का डेटा था उसको लेकर के उसमें कुछ चीज़ों में गिरावट थी तो कुछ चीज़ों में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल की बात भी कहती है कस्टमर बेस को लेकर। ये कुछ पहलू था, हमने इसको समझने की कोशिश किया। लेकिन अक्सर सवाल यही आती है भाई आप सब कुछ अच्छे कर रहे हैं तो फिर आपकी जो स्टॉक प्राइस है आपके ऊपर निवेशक टिक क्यों नहीं रहे? क्या आपकी जो टिकाव है, आपकी जो विश्वास है वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट में विश्वास नहीं है, मार्केट लगातार गिरता जाता है और यहाँ पे प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसमें डिक्रीज करना, कंटीजेंट लायबिलिटी खड़ा रहना करीब 1600 करोड़ का, प्रमोटर का 40% की जो स्टॉक उसको प्लेस करना 48% में, तो ये कुछ डिमेरिट के संकेत भी देता है। तो ये कुछ पहलू था जिसको हमने सुलझाने की कोशिश किया। अक्सर सवाल ये आता है कि सर इसमें टारगेट क्या लगाएं, एसएल कहाँ लगाएं? तो दोस्तों देखा जाए, मैं कोई टारगेट और एसएल की बात तो नहीं करता, लेकिन एक चीज़ जो जनरल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ एज ए गोल्डन रूल। जो मार्केट में जो है रेगुलर इनकम के तौर पे कंपनी 20 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा देती रही है। वहीं पे कंपनी की कंपैरिजन टू द, यदि आप देखते हैं सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ की कंपैरिजन में पिछले 1 साल में जहाँ अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो उतनी ज़्यादा नहीं गिरती है, जहाँ पे 6%, 5%, 1% की गिरती देखी गई, वहाँ पे इनकी स्टॉक प्राइस में करीब करीब देखा गया कि 1 साल में 48%, 50% के नुकसान तो अल्टीमेटली हो चुका। जिन लोगों ने 100 रुपये लगाए उनके तो आज वैल्यूएशन 50 रुपये मिल रही है ना, फिर वो करें तो करे क्या? इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं और कहते भी हैं कि यदि अपने अनुकूल मार्केट ना चले तो एक जो एसएल का जो सिचुएशन है ना उसको समझना पड़ेगा। ये सबकी अपनी अपनी रणनीति है, सबकी अपनी अपनी झेलने की कैपेसिटी है। कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% पे नुकसान बुक करता है तो कोई 20% पे फायदा बुक करता है। इसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि जो पोजिशंस हैं मार्केट में, कई बार ये होता है कि सर चलो चलो 4 साल 5 साल के बाद देखेंगे, उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिर हमें ये नहीं देखना कि 50% गिरा या 40% गिरा या 30% गिरा। तब तो आपने एक टाइम फ्रेम के लिए लेके चला, उस टाइम फ्रेम में जो मिलेगा वो ये मिलेगा, फिर उसमें चिंता की बात नहीं होती। लेकिन एक अच्छे स्टॉक चुनना एक बहुत बड़ी जो है मार्केट की लेकर की स्ट्रेटजी कहलाती है। मिलें कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। यदि अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब इट।